हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रवि। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं। फ़िलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। तीसरा लेक्चर हमारा आज है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे पास कोई क्यूब है और उसके सारे फेसेस यदि एक सेम रेजिस्टेंस से बने हुए हैं तो हम उस क्यूब के डिफरेंट केसेस बना करके कैसे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली हमारा यही आज का फ़िलहाल टारगेट है। हम लोग उसी को देखने वाले हैं कि कैसे ये कैलकुलेशन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे कि हमने जो है प्रॉपर क्यूब का जो है 3 केसेस ले रखा है। 3 केसेस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्यूब, कि क्यूब में यदि सारे उसके जो फेसेस हैं अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस से जुड़े हुए हैं तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में यदि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या अप्रोच होंगे, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे बेसिक सी बात पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे हम इक्वल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जिस जिस पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है उन पॉइंट्स को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। इक्वल पोटेंशियल का मतलब जहाँ पर भी कोई 2 पॉइंट्स हैं, अगर उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो उन्हें हम चाहें तो मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम यहाँ पर फिलहाल डील करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने लिख नहीं रखा है सारे रेजिस्टेंसेस हम मान के चलते हैं कि R ओम के हैं। सारे रेजिस्टेंसेस कितने ओम के हैं? R ओम के, ठीक है ना। क्यूब के जितने भी फेसेस हैं इन फेसेस पे जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है सभी का रेजिस्टेंस आप चाहे 1 ओम मान लीजिए या R ओम मान लीजिए, जो आपका दिल करे, ठीक है। हम लोग R ओम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए R ओम है तो R ओम है। अब उसके लिए हम लोग पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या कहता है? पहली बात, हमारा आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। केस फर्स्ट हमने बनाया है क्रॉस द डायगोनल, जो इसका लीडिंग डायगोनल क्यूब का मेन डायगोनल होगा, दैट इज A to B, मतलब RAB फाइंड करना है। A और B पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये AB पॉइंट जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इसके बीच में हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। इक्वल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे A और B के बीच में, ठीक है ना। तो अक्रॉस द डायगोनल पहला क्यूब हमारा जो है इसमें अक्रॉस द डायगोनल हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं अक्रॉस द डायगोनल कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए, हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा अक्रॉस द डायगोनल में देखते हैं कि हम इसको कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इक्वल पोटेंशियल प्लस हम लोग इसमें KVL लगा करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम लोग इक्वल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सा पॉइंट इक्वल पोटेंशियल का है। अब चूंकि हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट B यही दोनों सोर्स से कनेक्टेड होंगे, तो आप देखिए पॉइंट A किस किस पॉइंट से के कितना नज़दीक है और कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो ये पॉइंट A है। पॉइंट A से अगर हम बात करें तो C का डिस्टेंस, A से C का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस, ये तीनों का डिस्टेंस क्या दिखने वाला है आपको? सेम दिखने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे A से E का डिस्टेंस, A से D का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस सेम दिखने वाला है। यही चीज़ अगर आप देखो A से H का डिस्टेंस क्या सेम है इसके? C से या D E से किसी से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि A से अगर हमें E पे जाना है या E से हमें A पे आना है तो देखो सिर्फ एक पाथ हमें एक ब्रांच के डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है। लेकिन अगर H से हमें A पे आना है तो H से पहले D पे आएंगे और D से फिर A पे आएंगे। मतलब ये कहीं इस कॉन्सेप्ट में इधर इक्विपोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में नहीं है। जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं पॉइंट्स वही हमारा इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। मीन्स यहाँ पे ECD ये हमारे क्या है? इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल्स क्या है? इक्वल है। सारे रेजिस्टेंस RR ओम के हैं, सारे रेजिस्टेंस RR ओम के हैं। उसके बाद आप देखें B पॉइंट पे देखें तो B पॉइंट से इसी तरीके से सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है H को, G को, F को। तो ये हमारा पॉइंट जो हो गया इक्वल पोटेंशियल पॉइंट हो गया। कैसा पॉइंट हो गया?
इक्वल पोटेंशियल पॉइंट हो गया। अब इसको अगर हम रीड्रॉ करें तो जो भी पॉइंट इक्वल पोटेंशियल के हैं उनको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो पहली बात तो ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, आप देखो ए पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस निकाला दैट इज ई, रेजिस्टेंस हमने निकाला क्या, ई। ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं ई। ई से कौन कौन कनेक्टेड है, जी और एच। ई से दो ब्रांचेज जा रही हैं जी और एच पे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करें डी से, तो डी से कौन कौन सी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, एफ और एच। तो देखिए डी से एफ और एच ये कनेक्टेड हैं। फिर हम इसको बना लिए, अगला पॉइंट कौन सा है, सी। सी से क्या क्या कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, सी से आप देखो जी और एफ, मतलब जी और एफ, तो ये कनेक्टेड है यहाँ पे आप देखिए। अब फाइनली अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग ई पॉइंट की बात करते हैं। ई पॉइंट से जो एच और जी है, ये दोनों फिर यहाँ से एक एक टर्मिनल निकाल के बी से कनेक्टेड है। मतलब अगर हम बात करें एच और जी, मतलब एच और जी, ई पॉइंट के बाद एच और जी, लेकिन यहाँ से एक और पॉइंट निकला हुआ है जो सी वाला यहाँ कनेक्टेड है। तो हम जब तीनों को ड्रॉ कर लेंगे तो हम देखेंगे क्या, ई वाले में हमें दो पॉइंट मिला, कौन कौन सा पॉइंट मिला, एच और जी। डी वाले में हमें मिला एच और एफ, सी वाले में मिला हमें जी और एफ, ठीक है। तो अब जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ करिए, एफ और एफ को एक साथ किया, जी और जी को एक साथ किया, उसके बाद एच और एच को एक साथ किया, फाइनली तीनों को तीन रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दिया बी को, जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं। कैसे, देखिए यहाँ से हमारे पास, मैं एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं। ई से यहाँ से निकला हुआ है, एच पे गया, आप देखो डी से भी एक पॉइंट निकल के एच पे आया है, तो डी से भी एक पॉइंट एच का निकला हुआ है, ई से एक पॉइंट एच का निकला हुआ है, ई से एक पॉइंट एच का निकला हुआ है, और डी से भी एक पॉइंट एच का निकला हुआ है जो एच से मिल रहा है। उसी तरीके से आप किसी का भी देखेंगे, सबके दो दो पॉइंट निकले हुए हैं, मतलब दो पॉइंट से कनेक्टेड है ये। तो फाइनली ये जो आपका आया, ये जो आपका है ये इक्वी पोटेंशियल है, और ये ऑलरेडी इक्वल पोटेंशियल है, और ये ऑलरेडी इक्वल पोटेंशियल है। तो आप देखो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, सिंपली थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। कैसे, थ्री रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। उसके बाद 6 रेजिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, ये 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं, 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आने वाला है, R/3। अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस R ओम के हैं, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा है। ये कितना आएगा, R/6, और ये कितना आएगा, R/3। ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। अब हमें A और B के बीच में R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट A और B के बीच में फाइंड आउट करना है। तो देखिए A और B के बीच में तीनों सिंपल सीरीज में है, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 LCM इसका 6 आ जाएगा, ऊपर आपका 5 आ जाएगा, 5/6R, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किस केस में है, आपने क्यूब का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, किसका, क्यूब का ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है, बट यहाँ पे केस क्या है, एक क्रॉस द डायगोनल कैलकुलेट किया। कहाँ, एक क्रॉस द डायगोनल आपने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से हमारा जो क्यूब का रेजिस्टेंस आया एक क्रॉस द डायगोनल, वो आया 5/6R। अगर सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के होते तो आप सीधे बोलते 5/6 ओम, ठीक है ना। चूंकि हमने R ले रखा था इसलिए हमने कहा 5/6R। अगर किसी ने 10 ले लिया तो आप कहेंगे 5/6 × 10 मतलब 50/6। किसी ने 2 ले लिया तो आप कहेंगे 10/6। फाइनली क्या है, R की वैल्यू वेरी हो सकती है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, हम कैलकुलेशन ऐसे ही करने वाले हैं, सर्किट को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बाकी R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो भी होगी सेम होगी सारे फेसेस में, क्यूब के सारे फेसेस में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए सभी में, तभी ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है और तभी आप इसका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अगले केस पे आते हैं। अगला केस हमारा क्या है, अक्रॉस द एजेस, मतलब कोई भी एज ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, किसी भी क्यूब का मतलब किसी भी फेस का एक एज ले लीजिए आप। तो हमने ये एज लिया, सारे रेजिस्टेंसेस क्या हैं, सारे रेजिस्टेंसेस आपका आर ओम के ही हैं। अब आप देखिए इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो अब आप इसमें इक्विपोटेंशियल पॉइंट चूज करेंगे। आप देखेंगे ए से किस किस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो यहाँ से देखिए ए से बी तो हमें लेना नहीं है, क्योंकि बी तो ऑलरेडी हमें इन्हीं दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम डायरेक्टली बी ले लें या बी से ए ले लें। हमें क्या करना है वो देखना है जो इसके अतिरिक्त है। तो ए से आप देखिए डी की डिस्टेंस सेम है, ए से सी की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों इक्विपोटेंशियल। क्या ए से लेकर के जी और ए से लेकर के डी दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं है। क्या ए से लेकर के सी और ए से लेकर के जी का डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं है। इसलिए डी और जी इक्विपोटेंशियल नहीं होगा, सी और जी इक्विपोटेंशियल नहीं होगा। ए से इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल होंगे। सिमिलरली बी से आप देखिए, सिमिलरली आप बी से देखिए, तो बी से अगर आप देखते हैं तो बी से आप देखिए E और F की डिस्टेंस सेम है, मतलब ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो गए। अगर हम कहें आपसे, अगर हम कहें G और F से आप देखिए A की डिस्टेंस, तो आप क्या देखेंगे, अगर F से आप देखते हैं A की डिस्टेंस तो F से चलेंगे 1 2, इधर से चलेंगे 1 2, ठीक है ना। E से चलेंगे 1 2 1 2, मतलब जो हमने EF अगला इक्विपोटेंशियल पॉइंट लिया वहां से A की भी डिस्टेंस सेम है। सिमिलरली जो हमारे पास C और D है, इन यहाँ से अगर देखेंगे तो B की भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेम ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसे हमें क्या, इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट ड्रॉ करना है। इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके हम फाइनली देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे, एक पॉइंट चूज करेंगे ए पॉइंट हम लेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास ए पॉइंट है, यहां से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और फिर यहाँ से 2 पॉइंट निकलेगा। थोड़ा सा इजी करके हम लोग इसको पढ़ना चाह रहे हैं। मतलब ये और ये पॉइंट हमारा है, देखिएगा D और C, और ये दोनों जहाँ से मिल रहे हैं, फिर ये वाला पॉइंट हमारा G। ये पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट। A से निकला D पे गया, D से C और फिर G पे गया। तो अब देखिए यहाँ G से एक रेजिस्टेंस यहाँ आया है। सिमिलरली आप B पॉइंट से भी ऐसे ही करेंगे, एक रेजिस्टेंस यहाँ B पॉइंट से आप देखेंगे तो B पॉइंट से भी ऐसा ही कुछ हमें दिखने वाला है। B पॉइंट से अगर हम देखेंगे अगर आप देखेंगे ये हमारा B पॉइंट होगा, ये हमारा B पॉइंट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जुड़े होंगे, यहाँ रेजिस्टेंसेस होंगे, यहाँ हमारा रेजिस्टेंस होगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखिए R, ध्यान दीजिएगा ये B पॉइंट है। अब अगर ये B पॉइंट है तो आप खुद बताइए कौन सा पॉइंट होगा, एक E होगा और एक F पॉइंट होगा। और ये कहाँ से कनेक्टेड है, H से कनेक्टेड है। अब देखिए G और H को मिलाने वाला एक रेजिस्टेंस, G और H को मिलाने वाला एक रेजिस्टेंस, फिर फाइनली A और B को मिलाने वाला एक रेजिस्टेंस। अब ये बीच में 2 रेजिस्टेंस है, एक C से D, एक C से G को मिला रहा है और एक B से F को मिला रहा है, एक C से
किसको मिला रहा है? जी को। सी से जी को मिला रहा है, ये तो हमने कर लिया। सी से ई को मिला रहा है और डी से एफ को मिला रहा है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इक्वल रेजिस्टेंस, जो इस तरीके से इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इनको कनेक्ट करने का काम कर रहा है फाइनली। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डी और सी है और ये हमारा ई और एफ है। डी और सी और ई और एफ। तो अगर अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिएगा, ये चूंकि इक्वो पोटेंशियल पॉइंट है, ये इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो इनको हम मिला सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। भाई हमने उसी आधार पे तो इसको किया है, ये भी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, इनको हम मिला सकते हैं। तो अब आप देखो, अगर ये आर है, 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 ये, तो ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो इसकी जगह पे हम इसको यहीं पे मिटा रहे हैं, हम इसकी जगह पे आर और आर बाई 2 लिख सकते हैं। इसको हमने मिटाया, यहाँ क्या लिखा? आर बाई 2। अब ये पॉइंट हमारा मिल गया डी कॉमा सी, और इसको हमने मिला दिया एक पॉइंट से एक रेजिस्टेंस आर बाई 2। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही कर देंगे, आर बाई 2, आर बाई 2। ये आर है और ये आर है, ये बीच का पॉइंट जो है ये डी सी, डी कॉमा सी है, ये है ई कॉमा एफ। अब देखिए, इस पॉइंट से मिलने वाला एक रेजिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से मिलने वाला एक रेजिस्टेंस होगा, एक नहीं दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे का क्या मतलब? अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट है, आप देखिए यहाँ से एक पॉइंट, एक रेजिस्टेंस जा रहा है कहाँ? एक रेजिस्टेंस आपका जा रहा है ई को, एक रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है? ई को जा रहा है सी से। फाइनली अगर आप इसी तरीके से एफ से देखेंगे तो एक डी को आ रहा है, एफ से देखेंगे तो डी को आ रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंस है, कितने कितने ओम के? आर के, आर ओम के हैं। तो ये बीच में फाइनली डी और सी, चूंकि डी और सी इक्वी पोटेंशियल है ना, तो डी और सी को मिलाएंगे जब, ये देखिए डी और सी को मिलाएंगे तो इस ब्रांच को छोड़ नहीं ना देंगे जो एफ से कनेक्टेड है। एफ और एच को जब मिलाएंगे तो आप देखिए एफ और ई को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए, वही हमने यहाँ पे दिखाया है। अब फाइनली आप देखो कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब आप देखो आर बाई टू आमने सामने की भुजा, आर बाई टू, ठीक है ना। अगर आप इनको ऐड कर लें तो आप देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं, आर बाई टू, आर बाई टू, ठीक है ना, आर बाई टू, आर बाई टू। अगर आप देखें तो सिंपली इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? आर बाई टू, आर और आर बाई टू। तो ये आपका फाइनली कितना आ जाएगा? व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट अभी लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। ये आपका कितना आ जाएगा? 2r आ जाएगा, r और r बाई टू आर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम जोड़ेंगे तो 2r आ जाएगा, मतलब हम इसकी जगह पे लगा सकते हैं 2r। क्या लगा सकते हैं? 2r। ये दोनों r बाई टू हो जाएगा, r बाई टू। भाई दो सेम रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड होते हैं एक साथ तो उनका क्या सीन होता है, ये मैंने आपको बताया ही था। ये आपका आ गया r बाई टू, क्या आया? r बाई टू आया आपका। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, आप इसको कैलकुलेट करिए कि 2r और r बाई टू कितना होने वाला है। 2r और r बाई टू कितना आएगा? तो 2r और r बाई टू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2 बाई 5r। इसका आप इक्विवेलेंट निकालिए, 2r इंटू r बाई टू प्लस 2r प्लस यहाँ पे
r/2, तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2r/5 आ जाएगा। मतलब हम इसकी जगह पे इक्विवेलेंट एक लगा सकते हैं, इसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 2r/5। अब ये 2r/5 हो गया, r/2 ये दोनों सीरीज में, ये अब इसके सीरीज में हो गया। तो अगर हम देखें तो r/2 r हो जाएगा, और r प्लस 2r/5 ये कितना हो जाएगा 7r/5, कितना आएगा 7r/5। अब ये जो 7r/5 हुआ, अब ध्यान दीजिए, ये जो 7r/5 हुआ, ठीक है ना, ये जो 7r/5 हुआ ये इसके पैरेलल में है, इसके पैरेलल में। अगर अब ये इसके पैरेलल में है तो हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या आने वाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करके देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 7r/5 इंटू R अपान 7r/5 प्लस R। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 7r/12r, 7r/12r, मतलब R इक्विवेलेंट की जो आपको वैल्यू मिली 7r/12, ये मिल गया 7r/12, ये इक्विवेलेंट मिल गया इसका। सो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे देखेंगे क्या होगा। अगला कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत ही इजी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम आपको देखेंगे कि इसका दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। चलिए इस पे हम लोग देखते हैं थर्ड वाले में क्या होने वाला है। थर्ड वाले में कौन कौन सा पॉइंट इक्विपोटेंशियल का है आप देख रहे हैं, हमने पहले से ही मार्क कर रखा है कौन कौन सा पॉइंट आपका जो है इक्विपोटेंशियल होने वाला है। जी चलिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल के हैं और ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल के हैं। मतलब अगर हम देखें ए से अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम ए से हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे ड्रॉ होगा इक्विवेलेंट सर्किट। अगर हम लोग ए से हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखिए हम ए से शुरू करते हैं। ए से हमने ड्रॉ किया, ये आर है, ये भी आर है, ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं सी और डी पे, चूंकि ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं। अब फिर यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कहाँ जा रहा है, ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो गया। यहाँ से एक रेजिस्टेंस और निकल के जा रहा है, जो कहाँ जा रहा है, मीन्स ये बी पॉइंट के लिए जा रहा है। ये देखिए इसमें आप पूरा देखिए, ये दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो ये और ये, फिर ये और ये, इसी तरीके से ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो आप इनको देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ई पॉइंट की, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस जुड़ा होगा। अगर हम बात करें ऐसे ही ई पॉइंट की, सेम टू सेम कौन सा पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, जी और एफ, जी कामा एफ। जी हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा है आर, और यहाँ से भी एक क्या जुड़ा है, रेजिस्टेंस आर। अब आप देखिए सी और डी से कुछ और रेजिस्टेंस जुड़े हैं क्या, सी और डी से रेजिस्टेंस जुड़ा है, एक ये वाला जो जी से कनेक्टेड है, एक ये वाला जो एफ से कनेक्टेड है। तो हम सीधे कह सकते हैं यहाँ से दो रेजिस्टेंसेस और आएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये भी आर, ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो आर आर हैं, आपको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं बता रहा हूँ, हमें
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम इसका सीधे से हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको मिटा करके देखिएगा। हम सीधे इसका लिख सकते हैं R/2, R/2, फिर उधर उसका लिख सकते हैं R/2, नीचे R को ऐसे रहने दीजिए, ये A पॉइंट है, B पॉइंट से यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए R को, फिर नीचे R/2, और फिर यहाँ पे R/2, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसको हम बोलेंगे R/2। क्या बोलेंगे? एक रेजिस्टेंस बोलेंगे R/2। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आप देखिए, कुछ आपको इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है, जितना इधर है उतना इधर है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है। मतलब इसका मल्टीप्लाई अगर यहाँ करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ये बिल्कुल इक्वल आपको दिख रहा है। मीन्स अगर ऐसा है, इक्विपोटेंशियल है, तो आप कह सकते हैं कि इस सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा। अब कोई करंट नहीं आएगा मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब इन्हें आप शॉर्ट सर्किट भी कर सकते हैं, ओपन सर्किट भी कर सकते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हम सिंपलिसिटी के लिए अपने जो है इनको हम ओपन ही कर देते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये कितना हो जाएगा, R/2 कितना हो जाएगा, ये R हो जाएगा, और R 3R हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3R इंटू R अपान 4R, 3R इंटू 4R मीन्स आपका R इक्विवेलेंट जो आने वाला है 3/4R, 3/4R जी आने वाला है। ठीक है ना, 3/4R आने वाला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, आपने एक चीज़ देखा कि अगर ये ब्रिज बैलेंस था तो ये बीच वाला हमने एक ब्रिज बन गया और बीच वाला हमने जो है रेजिस्टेंस हटा दिया। और ये जो रेजिस्टेंस था ये कुछ और नहीं था, इसको आप यहीं सॉल्व कर सकते थे। कैसे? वो रेजिस्टेंस कुछ और नहीं था, वो रेजिस्टेंस आपका था, ये वाला रेजिस्टेंस था और ये वाला रेजिस्टेंस था। इनको आप हटा दीजिए, ये दोनों रेजिस्टेंस आपने हटा दिया। अब कुछ नहीं, सर्किट इजी हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो, वो रेजिस्टेंस हट गया तो सीधे R/2R फिर R हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, दूसरा मेथड है वो। हमने सीधे सर्किट को हटाया, R 2R और ये 2R का R ही हो जाएगा, और R ये 3R पूरा आ जाएगा। देखिए, ये 2R होगा, ये भी आपका 2R होगा, इसका आधा R हो जाएगा, तो यहाँ R, फिर ये जो आएगा इसके सीरीज में जुड़ेगा R, और ये R, ये 3R हो गया। और इसी तरीके से ये आपका 3R इंटू R। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आपको देखने को मिलेगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा 3/4R। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये बेसिकली इसके लिए था। ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट कैलकुलेट करने आना चाहिए। अब आप देखिए, मैं इस सर्किट को आपको KVL से भी बता देता हूँ। KVL से अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं सब कुछ यहाँ से मिटा रहा हूँ। आप ब्रिज को जैसे KVL से करते हैं वैसे ही करेंगे। ये तो हमारा सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था, ये सब सिमेट्रिसिटी और इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई वोल्टेज V लगा हुआ है, ये वोल्टेज V लगा हुआ है, यहाँ से कोई करंट आई जा रही है। अब ये I करंट जाएगी तो 3 बराबर भागों में बटेगी, I/3 और I/3। अब जब I/3 जाएगी तो यहाँ पर भी I/3 आएगा, यहाँ भी I/3 आएगा और यहाँ पर भी I/3 आएगा। तो
तो यहाँ से ये करंट सीधे ऐसे निकल जा रही है, मतलब इसमें भी I/3 ही जा रहा है, ठीक है ना। अब आप इसमें KVL लगाओ, ऐसे KVL लगाएंगे तो V इज इक्वल टू लिख सकते हैं I/3 इंटू R, ये R प्लस इसमें जाएंगे तो I/3 इंटू R प्लस I/3 इंटू R। तो अभी आप इसको सम इसका करने वाले हैं, तो क्या होने वाला है आपका, ये आप इसको करेंगे I/3 इंटू R, I/3 सॉरी यहाँ पे 6 I/3 के साथ साथ यहाँ पे आपका I/6 होगा। करंट दो ब्रांचेज हैं वहाँ सामने, तो करंट डिवाइड हो जाएगा ना, सेम ब्रांचेज है ये यहाँ पे। अब ये आपका I/6 होगा, तो अभी आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 आएगा तो ये आपका 2R प्लस R, I भी रहेगा साथ में, I कॉमन कर लेते हैं, R प्लस 2R, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, V और I को यहाँ से ले आइए इधर। अब ये V अपान I क्या हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, 2R 4R 5R, मतलब 5/6R, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जब कोई सर्किट निकल रहा है तो ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, यहाँ से डिवाइड होगा, यहाँ से भी डिवाइड होगा, मतलब इसमें भी I/6, इसमें भी I/6, यहाँ पर भी I/6 और यहाँ पर भी I/6, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। I/6 जाएगा यहाँ से, तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी I/6, ये I/6 आकर के यहाँ मिल करके फिर I/3 कर लेगा, तो आप KVL से भी जनरली इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए समराइज़ कर दूं तीनों को हम समराइज़ कर दें तीनों केसेस में। पहला केस था जब आप केस फर्स्ट में आंसर कितना आया है, केस फर्स्ट बोले तो क्या था, अक्रॉस द डायगोनल, कहाँ, अक्रॉस डायगोनल, अक्रॉस द डायगोनल कितना आया, R इक्विवेलेंट, अक्रॉस द डायगोनल कितना आया भाई, अभी सामने मैंने कैलकुलेट किया है 5/6 इंटू R। केस सेकेंड में कितना आया, सेकेंड ऊपर लिखा हुआ क्या है, क्रॉस द एजेस, अक्रॉस द एजेस आपका आया R इक्विवेलेंट आया था 7/12 R। और केस थर्ड में R इक्विवेलेंट कितना आया 3/4 इंटू R। तो ये कॉन्सेप्ट आप लगा करके इजीली क्यूब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, काफ़ी कुछ हमने सीख लिया, क्यूब के हर एक कंडीशन में उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना आपने इजीली सीखा। बाकी हम लोग इसी सीरीज़ में कल जो है फ़िलहाल अब हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हमारा जो है कुछ नया हम लोग सीखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से जितना टॉपिक हो सकता था मैंने कराया, और जहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बच्चों को वो टॉपिक मैंने इसमें डील किया। तो अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। मैं फिर से इसी टॉपिक को लेकर के आपको वीडियो बना करके एक अच्छे से आपको समझा दूंगा। जो भी डाउट्स होगा सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।